आज हम फ्रांसीसी क्रांति जो पाठ है इस पर अभ्यास कार्य करेंगे। ये सभी हिंदी माध्यमों के छात्रों के लिए है। जिन खंडों में हिंदी माध्यम से अध्यापन कार्य होता है यह उसी के लिए है। सबसे पहले हम इस अध्याय को पढ़ चुके हैं और इसके बारे में हमको अब केवल अभ्यास करना है कि हमारी स्मृति जो है बनी रहे, यानी ये हमारे स्मृति में रहे और हम को जब परीक्षा के समय में हमें कोई कठिनाई नहीं हो, सफलतापूर्वक हम परीक्षा का दे लें। इसलिए यह अभ्यास कार्य प्रारंभ किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में हम जो अध्ययन किए हैं पुनः अभ्यास कार्य में इसका संदर्भ हम दे रहे हैं, बतला रहे हैं इसके बारे में कि ये क्रांति क्यों हुई, आखिर क्या कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो सबसे पहले हमारे ध्यान में यह है कि बुर्बो राजवंश का जो लुई 16वां था वह सत्तासीन हुआ और वह एक निरंकुश शासक था। हमें यह भी ज्ञात है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। जब यह सत्ता में आया, यानी फ्रांस की गद्दी को संभाला, उस समय फ्रांस की हालत कैसी थी? यह तो लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। यानी क्रांति शुरू होने का प्रमुख कारण जो है लुई 16वें का अत्याचारी शासन, यानी पहला कारण है लुई 16वें का अत्याचारी शासन। अत्याचारी शासन, अत्याचारी शासन। अत्याचारी शासन यह एक निरंकुश शासक था और जिस समय यह सत्ता संभाला उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और वर्साय के महल के शानो शौकत को बनाए रखने के लिए, साथ साथ दरबार की व्यवस्था की भी शानो शौकत बनी रहे, इसके लिए उसने काफी पैसे को खर्च कर दिया। इतना ही नहीं, कर भी बढ़ा दिया, जो कर को चुकाना सर्वसाधारण के बस का रोग नहीं रह गया। इस कारण से लोगों में आक्रोश इसके प्रति पैदा हुआ। दूसरा कारण उभरता हुआ मध्य वर्ग, उभरता हुआ मध्य वर्ग। 18वीं शताब्दी में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो शिक्षित था। वह समुद्र पारीय व्यापार के फलस्वरूप धन कमाए हुए थे। रेशमी और ऊनी कपड़ों के उत्पादन के बदौलत उससे धन कमा करके अपने को समृद्ध किया। अपेक्षाकृत अन्य वर्गों से वह शिक्षित था। निर्णय लेने की क्षमता उसमें मजबूत थी। यह मध्य वर्ग जो था वह विशेषाधिकारों का खंडन करना शुरू कर दिया। जन्म से जो अधिकार प्राप्त थे कुलीन और पादरी वर्गों के, इसका विरोध करना शुरू किया। इसने व्यक्तिगत गुणों का महत्व देना शुरू कर दिया।
दार्शनिकों की भूमिका। दार्शनिकों की भूमिका, जैसे हमने अध्ययन किया पहले भी कि जो दार्शनिक थे वो फ्रांसीसी शासन व्यवस्था पर खुल करके कलम चलाना शुरू कर दिए। इसमें लॉक, जिसने स्पष्ट रूप से राजा के निरंकुश और दैवीय अधिकारों का खंडन किया, और रूसो के बारे में तो हम स्पष्ट जानते हैं कि उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने यह विचार दिया कि प्रतिनिधियों और जनता के बीच जो है सामाजिक समझौते के आधार पर सरकार का गठन होना चाहिए। इस तरीका से सामाजिक समझौता नामक पुस्तक में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि किस तरह की शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे तरफ मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में स्पष्ट किया कि सरकार के अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। इस तरीका से सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए दार्शनिकों ने स्पष्ट कर दिया। दार्शनिकों की भूमिका हमने अध्ययन किया। उभरता हुआ मध्यवर्ग, अत्याचारी शासन। बढ़ती कीमत, बढ़ती कीमत फसल के मारे जाने के फलस्वरूप, प्राकृतिक प्रकोप से फसल के मारे जाने के फलस्वरूप जो है अनों की कीमत तेजी से बढ़ी। पाव रोटी की कीमत आसमान छूने लगी। पाव रोटी से ही फ्रांस के लोगों का जीवन चलता था। अब कीमत के बढ़ने के फलस्वरूप सर्वसाधारण के बस का रोग नहीं रह गया कि वह पाव रोटी को खरीद सके। फलस्वरूप महिलाएं बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दी। महंगाई के विरुद्ध लोगों ने एकजुट होकर के सरकार यानी लुई 16वें जैसे निरंकुश शासक के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत की। आज हमने इस संदर्भ में अध्ययन किया फ्रांसीसी क्रांति।